सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की 2023, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं किन किन विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जांच की परिभाषा, अन्वेषण क्या होता है, न्यायिक कार्रवाई क्या होती है, विक्टिम यानी कि पीड़ित क्या है, और परिवाद। इनसे भी और जो तथ्य जो हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। आइए ज्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास क्या है? तो हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की मुख्य मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की जो मुख्य विशेषताएं जो है उनका उल्लेख कीजिए। इनकी विशेषताएं क्या हैं? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भारतीय 2023 भारतीय कानूनी इतिहास में एक युगांतरकारी परिवर्तन है। तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 बनाया गया है, ये किसके स्थान पे बनाया गया है? ये है सीआरपीसी के स्थान पे। जो सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जो थी उसके स्थान पे बनाया गया है। यानी कि 50 साल बाद यह परिवर्तन किया गया। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसमें दंड की बजाय न्याय पर केंद्रित होना और आधुनिक तकनीकी को कानूनी प्रक्रियाओं का हिस्सा बनाना। तो जो भारतीय जो दंड प्रक्रिया संहिता जो थी वो किस पर आधारित थी? वो दंड पर आधारित थी। लेकिन ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है ये न्याय पर केंद्रित है। और आधुनिक जो तकनीक जो है फिलहाल जो वर्तमान में जो आधुनिक परिवर्तन जो हुए हैं कानूनी प्रक्रियाओं का हिस्सा बनाया गया उनको। तो इसकी विशेषताओं की बात करें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कि इसमें विशेषताएं क्या क्या हैं, तो ये 2023 में बनाई गई है। और किसके स्थान पर है? तो ये सीआरपीसी के स्थान पर है। सीआरपीसी 1973 यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को 2023 में बनाया गया। उद्देश्य क्या है अब इसका? न्यायिक जो प्रक्रियाओं की जटिलता और देरी को क्या करना है? समाप्त करना, तथा आधुनिक एवं जो त्वरित न्याय जो है न्याय प्रणाली स्थापित करना। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता का जो उद्देश्य जो है वो क्या है कि एक तो जो न्याय में देरी हो रही थी उसको समाप्त करना, यानी कि जल्दी से जल्दी न्याय हो सके, और न्याय प्रणाली स्थापित करना, जल्दी फैसला सुनाना। अब इसकी तिथि की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा इसको स्वीकृति कब मिली? तो 23 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्वारा इसको स्वीकृति मिली थी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। राजपत्र में प्रकाशन कब हुई? तो 25 दिसंबर 2023 को राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। अब संहिता की संरचना की बात कर लेते हैं। तो इस संहिता में कितने अध्याय हैं? 39 अध्याय हैं। और कुल धाराओं की बात करें तो 531 धाराएं हैं। इसमें 2 इसमें अनुसूचियां हैं। और विस्तार की बात करें तो ये संपूर्ण भारत पर लागू होती है। ठीक है। अगर परिभाषाओं की बात करें, व्याख्यानात्मक खंड की बात करें, जो परिभाषाएं बताती हैं, तो वो धारा 2 विभिन्न कानूनी परिभाषाओं के बारे में बताती है। ठीक है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। यानी कि सीआरपीसी के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अपनाई गई है। और 39 अध्याय इसमें, कुल धाराएं 531 हैं, 2 अनुसूचियां हैं, संपूर्ण भारत पर लागू है। और परिभाषाओं की बात करें तो कौन सी धारा में दे रखी है? तो विभिन्न कानूनी परिभाषाएं धारा 2 के अंदर दे रखी है। अब बात करते हैं मुख्य विशेषताएं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की मुख्य विशेषताएं क्या है?
त्वरित न्याय एवं समय सीमा, यानी कि जल्दी न्याय और समय सीमा बांध दी गई है कि किस समय तक न्याय सुनाना है। निर्णय की अवधि भाई, सुनवाई पूरी होने के अधिकतम 45 दिन के भीतर निर्णय सुनाना अनिवार्य है। अगर सुनवाई पूरी हो गई है तो सुनवाई पूरी होने के अधिकतम 45 दिन के भीतर क्या है, निर्णय सुनाना अनिवार्य है। आरोप तय करना, सुनवाई की पहली तारीख से 60 दिन के भीतर क्या है, आरोप तय करने होंगे। तो जो सुनवाई है, सुनवाई की पहली तारीख से 60 दिन के भीतर भाई आरोप तय करने जरूरी है। यह समय सीमा भी बांध दी गई। अब जांच की जो प्रगति जो है उसके बारे में क्या है, पीड़ितों और मुखबिरों को 90 दिन के भीतर जांच की स्थिति की सूचना देना अनिवार्य है। ठीक है, जांच की स्थिति क्या है कि जांच की स्थिति 90 दिन के भीतर जांच की स्थिति की सूचना देना अनिवार्य है पीड़ितों को और जो मुखबिर जो होते हैं उनको। अब लोक सेवक पर मुकदमे की बात करें, अनुमति देने के बाद, यानी कि लोक सेवक पर अगर मुकदमा होता है तो अगर अनुमति मिलती है, अनुमति देने के बाद 120 दिन की सीमा है भाई। यदि निर्णय नहीं लिया गया तो अनुमति स्वतः प्राप्त मानी जाएगी। ठीक है, यानी कि अनुमति देने के बाद 120 दिन में सीमा है भाई। यदि निर्णय नहीं लिया गया तो अनुमति स्वतः प्राप्त मानी जाएगी। अगर मेडिकल रिपोर्ट की बात करते हैं हम मुख्य विशेषताओं में, तो यौन उत्पीड़न मामले में पीड़िता की रिपोर्ट 7 दिन के भीतर जांच अधिकारी को सौंपनी होगी भाई। ठीक है, तो ये क्या है, जो त्वरित न्याय जो है उनकी विशेषताओं का जिक्र किया हुआ है। किसमें, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। आधुनिक जो तकनीक जो है, यानी कि डिजिटलीकरण, पहले जो ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं था, जो अब जो स्थिति है उसको देखते हुए यहाँ पे कानून बनाए गए हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया भाई, एफआईआर से लेकर निर्णय तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। ठीक है, ई-एफआईआर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज शिकायत को 3 दिन के भीतर रिकॉर्ड पर लेना होगा भाई। ठीक है भाई, फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, साक्ष्य, तलाशी और जब्ती के समय वीडियोग्राफी अनिवार्य है ताकि पारदर्शिता रहे भाई। ठीक है भाई, अब तकनीकी उपयोग, क्राइम सीन अन्वेषण से लेकर विचारण ट्रायल तक हर स्तर पर टेक्नोलॉजी का क्या हुआ है, उपयोग बताया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई, नए दंड और सुधारात्मक कदम भाई। सामुदायिक सेवा की बात कही गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, यानी कि छोटे अपराधों के लिए दंड का एक नया प्रकार जोड़ दिया गया है जिसको बोलते हैं सामुदायिक सेवा, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जोड़ दिया गया है। फिर है साविधिक जमानत भाई। साविधिक जमानत क्या है, धारा 187 के तहत इसका प्रावधान है भाई। किसमें, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। प्रथम अपराधी को राहत, यदि पहली बार अपराध करने वाले ने अपनी सजा का 1/3 हिस्सा काट लिया है तो वह जमानत का पात्र होगा भाई। जिसने पहली बार अपराध किया है, अगर उसने जमानत का 1/3 हिस्सा काट लिया है तो वो क्या होगा भाई, जमानत का पात्र होगा भाई। तो प्रथम अपराधी को क्या है, राहत है भाई। चोर, गृह अतिचार, शांति भंग जैसे मामलों के लिए छोटी प्रक्रिया अपनाई गई है। ठीक है, विशिष्ट प्रावधान क्या है भैया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विशिष्ट प्रावधानों में क्या बात कही गई। घोषित अपराधी, यदि अपराधी अनुपस्थित है तो आरोप तय करने के 90 दिन के भीतर उसके मामले का निर्णय कर दिया जाएगा भाई। अपराधी है ही नहीं, अपराधी क्या है, अनुपस्थित है, लेकिन घोषित अपराधी है। यदि अपराधी अनुपस्थित है तो आरोप तय होने के 90 दिन के भीतर उसके मामले का क्या कर दिया जाएगा, निर्णय कर दिया जाएगा। यह भी समय सीमा बांधी। जनता का कर्तव्य क्या है भाई,
कुछ विशिष्ट अपराधों की सूचना मजिस्ट्रेट या पुलिस को देना अब नागरिक का क्या है, कर्तव्य है। फोरेंसिक पर जोर, फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि वैज्ञानिक साक्ष्य मजबूत हो गए। ठीक है, तो ये विशिष्ट प्रावधान थे, विशिष्ट विशेषताएं थी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। नए दंड एवं सुधारवादी क्या है कदम उठाए गए हैं। फिर मुख्य विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की, आधुनिक जो तकनीक जो है उसके बारे में चर्चा की। ये विशेषताएं हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। प्रमुख निष्कर्ष की बात करें, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का लक्ष्य 3 वर्ष के भीतर मामले का पूर्ण निवारण करना। यह कानून पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था को बदलकर एक सरल, सहज, सुलभ और त्वरित न्याय प्रणाली की स्थापना करता है। तो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा की क्या है, विशेषता है। ठीक है, अगला जो हमारे पास प्रश्न है उसके ऊपर जिक्र करते हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं कि जांच क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आ जाती है कि जांच क्या है। हमारे पास जांच की परिभाषा दीजिए। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जांच के बारे में क्या परिभाषा दी गई है। पहले हमने देख लिया था, जो नई परिभाषाएं हैं सभी परिभाषा धारा 2 में है। विधिक परिभाषा की यहाँ पे हम बात करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 1 और 1 का खंड है टय। यह है धारा, यह है उपधारा और ये क्या है, यह है खंड। ठीक है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड टय के अनुसार किसकी बात कही गई है, जांच की। जांच के बारे में धारा 2 की उपधारा 1 का खंड टय क्या बोलता है, जांच से अभिप्राय है विचारण से भिन्न ऐसे प्रत्येक जांच। जांच से अभिप्राय है कि जांच से मतलब है विचारण से भिन्न, विचारण से अलग ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। भाई ठीक है, विचारण भी न्यायालय द्वारा किया जाएगा, लेकिन जांच जो है वो किसके द्वारा की जाएगी, मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। अन्वेषण अलग है, अन्वेषण कौन करेगा, अन्वेषण पुलिस अधिकारी करेगा। लेकिन यहाँ पे जांच यानी कि इंक्वायरी की बात चल रही है, तो ये विचारण जो ट्रायल जो है, ट्रायल से भिन्न है। प्रत्येक ऐसी जांच यानी कि प्रत्येक वो जांच जो इस संहिता के अधीन यानी कि भारतीय नागरिक संहिता के अधीन कौन करेगा, मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है, उसको बोलते हैं जांच। ठीक है, परिभाषा के मुख्य तत्व देखते हैं। उपरोक्त परिभाषा का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित 3 मुख्य बातें स्पष्ट होती हैं। कौन कौन सी, विचारण से पृथक, कि जांच विचारण से अलग है। जांच हमेशा विचारण से अलग प्रक्रिया है। यह विचारण शुरू होने से पहले की अवस्था है। ठीक है, जांच किसकी होती है, मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। जांच केवल मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा ही संचालित की जाती है। पुलिस द्वारा की गई प्रक्रिया अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन कहलाती है। ठीक है भाई, संहिता के अधीन तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार ही की जानी चाहिए। ठीक है, तो हमने जांच के बारे में चर्चा की। आगे बात करते हैं भैया, जांच के मुख्य तत्व क्या है। तथ्यों की सत्यता, तो जांच किसकी की जाएगी, तथ्यों की सत्यता की। जांच का प्राथमिक उद्देश्य किसी विशिष्ट तथ्य की सत्यता या असत्यता का निर्धारण करना है।
यानी कि पुलिस ने कोई केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर ली, उसका अन्वेषण कर लिया। अब वो सबूत जो है, वो तथ्य जो है पुलिस के सामने आए, वो ले जाके कहाँ पे रख दिए, मजिस्ट्रेट साहब या न्यायालय के सामने रख दिए। अब न्यायालय इन तथ्यों के ऊपर क्या करेगा, इनकी जांच करेगा कि तथ्य कितने सही हैं या गलत हैं, और फिर क्या होगा, आगे ट्रायल चलेगा, जिसको बोलते हैं विचारणा। ठीक है, यानी कि जांच का प्राथमिक उद्देश्य किसी विशिष्ट तथ्य की सत्यता या असत्यता का निर्धारण करना है। ठीक है, न्यायिक आधार यह तय करना कि क्या मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है, इसको बोलते हैं न्यायिक आधार। यह भी किससे संबंधित है, जांच से। केस संदर्भ में लक्ष्मी ब्राह्मण बनाम स्टेट 1976 का केस था भाई। के मामले में यह स्पष्ट किया गया कि जांच का मुख्य तथ्य, जांच का मुख्य लक्ष्य तथ्यों का सत्यापन करना है। ठीक है, तो लक्ष्मी ब्राह्मण बनाम स्टेट 1976 के मामले में न्यायालय द्वारा कहा गया था कि जांच का मुख्य लक्ष्य क्या है, तथ्यों का सत्यापन की कितने तथ्य सत्य हैं या असत्य हैं, करना क्या है, जांच है। जांच एक ऐसी न्यायिक कार्रवाई है जो पुलिस की जांच यानी कि इन्वेस्टिगेशन के बाद और अदालत के विचारण से पहले की कड़ी है। इसका कार्य केवल यह देखना है कि मामला आगे चलने योग्य है या नहीं। ठीक है, यह हमने जांच के बारे में चर्चा की। अब हम बात करते हैं अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन के बारे में। अन्वेषण क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अन्वेषण के बारे में बात कही गई है। परिभाषा की बात करें तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड 6 के अनुसार अन्वेषण की परिभाषा दी गई है। क्या बोला है इस धारा में? अन्वेषण के अंतर्गत वे सभी कार्रवाइयां हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया साक्ष्य एकत्रित करने के लिए। ठीक है, तो अन्वेषण कौन करता है ये बताया जाता है। अन्वेषण के अंतर्गत वे सभी कार्रवाइयां आती हैं जो पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न, मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा, मजिस्ट्रेट से भिन्न ऐसा व्यक्ति है जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, यानी कि मजिस्ट्रेट द्वारा चुना गया साक्ष्य एकत्रित करने के लिए। वो क्या है भाई? अन्वेषण है भाई। ठीक है, तो ये अन्वेषण की परिभाषा है। यानी कि अन्वेषण के अंतर्गत वे सभी कार्रवाई आती हैं जो पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से बिना किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो क्या है, मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है। ठीक है, मजिस्ट्रेट द्वारा कोई भी व्यक्ति अगर कोई साक्ष्य एकत्रित करने के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है, ठीक है, या चुना हुआ मजिस्ट्रेट द्वारा कि आप इस केस के साक्ष्य इकट्ठे करके लाओ, इन्वेस्टिगेशन करके लाओ। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं भाई? अन्वेषण बोलते हैं। पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा कोई भी क्या है, न्यायालय द्वारा कोई भी व्यक्ति, ठीक है, साक्ष्य एकत्रित करने के लिए मेन मुद्दा जो है इसका अन्वेषण का साक्ष्य एकत्रित करना। ठीक है, आगे बात करते हैं। परिभाषा की बात करें, धारा 2 की उपधारा 1 का खंड 6 भाई। आगे बात करते हैं अन्वेषण के मुख्य तत्व। तो हमने पहले बता दिया क्या करने हैं अन्वेषण में, साक्ष्य एकत्रित करने हैं। कार्यकर्ता, यह प्रक्रिया या तो पुलिस अधिकारी करता है, अन्वेषण की प्रक्रिया या तो पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है या मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकृत व्यक्ति, मजिस्ट्रेट के अलावा की जाती है भाई।
या तो पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति हो, ठीक है, उसके द्वारा ये प्रक्रिया अन्वेषण की जाती है। आधिकारिकता की बात करें तो यह प्रक्रिया 2023 के अंतर्गत आया भाई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य मैंने बता दिया, क्या है? साक्ष्य एकत्रित करना। अब बात करते हैं अन्वेषण के प्रमुख चरण क्या है। अच अन रिशब्द, अन अच रिशब्द बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली 1955 के मामले के अनुसार अन्वेषण में ये बातें शामिल हैं। कौन कौन सी बातें शामिल हैं? घटना स्थल पर जाना, अपराध की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचना यानी कि घटना स्थल पर जाना। बात नंबर 2, तथ्यों का निर्धारण करना, मामले की परिस्थितियों और तथ्यों को क्या है समझना, तथ्यों का निर्धारण करना। अभियुक्त की गिरफ्तारी भाई, आरोपी की खोज करना और उसे क्या करना? हिरासत में लेना भाई। साक्ष्य संकलन भाई, गवाहों के बयान लेना, दस्तावेज जुटाना और भौतिक साक्ष्य जैसे हथियार, खून के निशान आदि क्या करना है? इकट्ठे करना। ठीक है भाई। निष्कर्ष निकालना भाई, एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर यह तय करना कि मामला अदालत में भेजने लायक है, यानी कि आरोप पत्र या क्लोजर रिपोर्ट देना। ठीक है, तो ये अन्वेषण के क्या है? प्रमुख चरण है। अन्वेषण के लिए क्या हो? पहले घटनास्थल पे जाओ, घटनास्थल पे क्या है? जो तथ्य उनको देखो, परिस्थितियों को देखो, तथ्यों को समझो, अभियुक्त की क्या है? गिरफ्तारी करो, साक्ष्य संकलन, साक्ष्य इकट्ठे करो, फिर निष्कर्ष निकालो मामला भेजने लायक है या नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं अन्वेषण के चरण। अन्वेषण का उद्देश्य क्या है? सत्य की खोज। जमुना चौधरी बनाम स्टेट ऑफ बिहार 1974 के मामले में अन्वेषण का मूल उद्देश्य मामले की क्या है? तय तक जाकर निष्पक्ष सत्य का पता लगाना। तो जमुना चौधरी बनाम स्टेट ऑफ बिहार में 1974 के केस में न्यायालय ने बात कही थी कि अन्वेषण का मूल उद्देश्य क्या है? कि मामले की तय तक जाकर सत्य का पता लगाना। न्यायिक सहायता, इसका कार्य साक्ष्य जुटाकर न्यायालय को यह तय करने में मदद करना है कि आरोपी ने अपराध किया है या नहीं। ठीक है, अब न्यायालय को क्या पता है सही या गलत है? अन्वेषण अधिकारी है तो तथ्यों को लेके जाएगा, सबूतों को लेके जाएगा। तो ये क्या है? मदद करना। किसकी? न्यायालय की। इसका कार्य साक्ष्य जुटाकर न्यायालय को यह तय करने में मदद करना कि आरोपी ने अपराध किया है या नहीं। आगे बात अन्वेषण के बारे में हमने चर्चा की। अब बात करते हैं न्यायिक कार्रवाई क्या है भाई। ठीक है, न्यायिक कार्रवाई की बात करें तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ड तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड जो है अणय के अनुसार है क्या? न्यायिक कार्रवाई। न्यायिक कार्रवाई क्या है? न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत कोई ऐसी कार्रवाई है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। तो न्यायिक कार्रवाई वो है जो साक्ष्य जो है शपथ यानी कि कसम खिला के क्या लिया जाता है? साक्ष्य लिया जाता है। ठीक है, कैसे? इसके मुख्य लक्ष्य क्या है? शपथ पर साक्ष्य में गवाहों या पक्षों से शपथ दिलाकर सबूत या बयान लिया जाता है। ठीक है भाई, मुख्य लक्षण है वैधता। साक्ष्य लेने की यह प्रक्रिया कानून द्वारा मान्य और वैध होनी चाहिए। विस्तृत दायरा, यह एक बड़ा शब्द है जिसके अंदर क्या भी आ जाती है? जांच भी आ जाती है और विचारणा दोनों शामिल होते हैं। किसमें? विधिक कार्रवाई, न्यायिक कार्रवाई में। महत्वपूर्ण केस की बात करें, अमित विशिष्ट बनाम सुरेश 2017 का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट किया कि न्यायिक कार्रवाई का दायरा केवल अदालतों तक सीमित नहीं है, भविष्य निधि आयुक्त के सामने होने वाली कार्रवाइयों को भी न्यायिक कार्रवाइयां माना जाता है। तो न्यायिक कार्रवाइयां जो है वो सुप्रीम
कोर्ट का जो फैसला जो था इसमें बात कही थी कि ये जो है अदालतों तक सीमित नहीं है, भविष्य निधि आयुक्त के सामने होने वाली कार्रवाइयों को भी न्यायिक कार्रवाई माना जाता है। निष्कर्ष की बात करें, सरल शब्दों में हर वह कार्रवाई जहां जज या कोई सक्षम अधिकारी कानूनन आपसे कसम खिलाकर यानी कि शपथ पर बयान ले सकता है, भाई वह क्या है, न्यायिक कार्रवाई कहलाती है। सबसे आसान है। कसम नहीं खिलाते, गीता के ऊपर हाथ रख के बताइए आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे, तो कसम खिला के क्या ली जाती है, न्यायिक शपथ बोलते हैं उसको, शपथ पर बयान लेना। पुलिस की पूछताछ न्यायिक कार्रवाई नहीं है क्योंकि पुलिस शपथ पर बयान नहीं लेती भाई। तो पुलिस की जो कार्रवाई है वो शपथ पर नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पीड़ित पद। पीड़ित कौन है, पीड़ित पद कौन है, पीड़ित की बात करते हैं, पीड़ित की परिभाषा। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड मैं के अनुसार पीड़ित से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेरित है, पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेरित है जो उस कार्य या लोप के कारण हानि या क्षति कारित हुए है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, और पीड़ित पद के अंतर्गत उसका संरक्षण या विधिक प्रतिनिधि भी शामिल है। ठीक है, तो पीड़ित व्यक्ति कौन है, पीड़ित व्यक्ति वो है जिसे कार्य या लोप के कारण हानि हुई है या क्षति हुई है और जिसका आरोप किस पर लगा है, अभियुक्त व्यक्ति पर लगाया गया कि फलाने व्यक्ति ने मेरे ये काम किया और मेरे को ये हानि हो गई। ठीक है, अब बात इसके अंदर है पीड़ित पद। पीड़ित पद के अंतर्गत उसका कौन आता है, उसका संरक्षक आता है। ठीक है, पीड़ित पद में संरक्षक या विधिक प्रतिनिधि भी क्या है भाई, शामिल है। अब संरक्षक और विधिक प्रतिनिधि का क्या मतलब है, पीड़ित का तो हमने देख लिया कि पीड़ित व्यक्ति वो है किसी के कार्य करने से या लोप करने से उसको हानि या क्षति हुई है, वो व्यक्ति क्या है, पीड़ित है। और जिसका आरोप किस पर है, अभियुक्त पर है भाई, लगाया गया है। और पीड़ित पद के अंतर्गत संरक्षक या विधिक प्रतिनिधि भी शामिल है। आइए देखते हैं क्या है परिभाषा का विश्लेषण। एक व्यक्ति पीड़ित की श्रेणी में कब आता है, तब आता है एक व्यक्ति किसकी श्रेणी में, पीड़ित की श्रेणी में, क्षति या हानि उसके शारीरिक मानसिक या आर्थिक से कोई नुकसान हुआ हो। तो पीड़ित व्यक्ति कब आता है, एक पीड़ित श्रेणी में एक व्यक्ति कब आता है, जब हानि या क्षति हुई, या तो उसको शारीरिक हुई हो या मानसिक हुई या आर्थिक हुई, कोई नुकसान हुआ हो, नुकसान होने से वो पीड़ित श्रेणी में आता है। कारण यह नुकसान अभियुक्त के किसी गलत काम से, इसका कारण क्या होगा कि स्थिति हुई क्यों है, अगर किसी व्यक्ति के गलत काम या जिम्मेदारी न निभाने की वजह से हुई है तो वो व्यक्ति क्या है, पीड़ित है। ठीक है, अब विस्तृत दायरे की बात करते हैं। पीड़ित का मतलब सिर्फ वह व्यक्ति नहीं है जिसे चोट लगती है, बल्कि इसमें दो और लोग शामिल हैं। अब बात होगी वो संरक्षण और विधिक प्रतिनिधि कि वो पीड़ित कैसे हो गए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो विस्तृत दायरे की जब बात करें तो पीड़ित का मतलब सिर्फ वह व्यक्ति नहीं है जिसे चोट लगी है। तो कौन है, पीड़ित में दो व्यक्ति और शामिल हैं, दो लोग और शामिल है। कौन, उसका संरक्षक, जो व्यक्ति पीड़ित है उसके संरक्षक वो भी क्या हो गए, पीड़ित हो गए। ठीक है, जैसे नाबालिग के माता पिता। अब एक बात बताऊं, किसी बच्ची के साथ ऐसे मानो वो रोड पे जा रही थी तो किसी ने क्या किया, पीछे से गाड़ी कंट्रोल नहीं और गाड़ी उसमें ठोक दी, तो बच्ची नाबालिग है, तो बच्ची तो पीड़ित है ही है, और बच्ची के साथ साथ कौन पीड़ित है, उसके संरक्षक भी पीड़ित है। तो एक तो वो है जो उसके संरक्षक हैं, दूसरा कौन है, उसका विधिक प्रतिनिधित्व, विधिक प्रतिनिधि भाई। ठीक है, जैसे मृत्यु की स्थिति में उसके कानूनी वारिस भाई। ठीक है, यानी कि ये मान लें कि किसी ने कोई बच्चा गोद ले रखा है,
ठीक है, और बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, और बच्चे का एक्सीडेंट हो गया तो बच्चे की मौत हो गई, तो पीड़ित कौन हो गए? उसके विधिक प्रतिनिधि तो भी हो गए जिन्होंने वो गोद ले रखा था। ठीक है, तो जैसे मृत्यु की स्थिति में उसके कानूनी वारिस, मृत्यु हो गई तो उसके कानूनी वारिस कौन है? तो वो भी क्या हो गए? पीड़ित है भाई। ठीक है, तो दो आते हैं, एक तो संरक्षक और एक विधिक प्रतिनिधि, तब ये भी पीड़ित की श्रेणी में ही आते हैं। अब महत्वपूर्ण केस की बात करते हैं। ठीक है, डॉक्टर कुणाल शाह बना